गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र का तुलनात्मक अध्ययन। 20वीं शताब्दी को न केवल लोकतंत्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी शताब्दी माना जाता है। स्टूडेंट्स, 20वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई और ये हैं राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ। जब दो या दो से अधिक संस्थाएं या संगठन एक ही उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं तो उन संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सेम था। दोनों सफल हुई या असफल हुई, दोनों में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी, इन दोनों को हम समानता और असमानताएं दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रसंघ की अपनी संविधा थी और संयुक्त राष्ट्र का अपना चार्टर था। दोनों संस्था में कुछ समानताएं अवश्य मिलती हैं, परंतु समानताओं से अधिक राष्ट्रसंघ की संविधा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में असमानताएं ज़्यादा पाई जाती हैं। ये असमानताएं इतनी अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक हैं कि इनके सामने राष्ट्रसंघ की संविधा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की समानताएं नाम मात्र की प्रतीत होती हैं। तो दोनों संगठनों की समानताएं और असमानताओं का अध्ययन करना आवश्यक है और आज हम यही यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि इन दोनों में समानताएं क्या थी। इसमें हमारा जन्म के दृष्टि से या उत्पत्ति के समान कारण थे। समानता हमारी है उत्पत्ति के समान कारण। राष्ट्रसंघ की स्थापना लगा लो या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, दोनों ही विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए की गई थी। राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही की गई थी और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसी टाइम से इसकी स्थापना जो है करने के लिए राजनीतिज्ञों ने प्रयास करने आरंभ कर दिए थे और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी और 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई थी। तो इनकी उत्पत्ति का, जन्म का कारण दोनों का सेम ही था कि दोनों युद्धों को रोकने के लिए, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थापित करने के लिए की गई थी, झगड़ों का निपटारा करने के लिए की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है उद्देश्यों की दृष्टि से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रसंघ के उद्देश्य में दोनों में ही समानता पाई जाती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना था। दोनों का उद्देश्य मानवता तथा सभ्यता को युद्धों से सुरक्षित रखना था, क्योंकि उस टाइम जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी बहुत ज़्यादा जानमाल का नुकसान हुआ था और जब दूसरे विश्व युद्ध हुआ तो भी बहुत ज़्यादा जानमाल का नुकसान हुआ था। तो दोनों का उद्देश्य सेम था, दोनों जानमाल का नुकसान रोकना चाहते थे, युद्धों को रोकना चाहते थे, विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना चाहते थे, मानवता को युद्ध के प्रकोप से बचा सके और विश्व में शांति स्थापित कर सके। ऐसे उद्देश्यों को लेकर ही दोनों की स्थापना की गई थी। तो इन दोनों में एक समानता ये भी है कि दोनों का उद्देश्य सेम था। नेक्स्ट है हमारा आधारभूत रचना के पक्ष में। राष्ट्रसंघ की संविधा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संरचनात्मक पक्ष से भी कुछ समानताएं व्याप्त हैं। राष्ट्रसंघ के अंदर सभा, परिषद और सचिवालय राष्ट्रसंघ के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की व्यवस्था भी राष्ट्रसंघ की संविधा में मिलती है। इन चारों अंगों की व्यवस्था जो है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी की गई है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये जो 4 अंग हैं ये हमने राष्ट्रसंघ में भी संविधा में मिलते हैं और यूएनओ के चार्टर में भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायिकता परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र के 2 ऐसे अंग हैं जिनकी व्यवस्था राष्ट्रसंघ की संविधा में नहीं थी। कुछ सिद्धांतों के विषय में समानता। दोनों ही प्रलेख राज्यों की समान प्रभुसत्ता के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। दोनों सिद्धांत युद्ध न करने और शांतिपूर्ण साधनों द्वारा विवादों का समाधान करने के लिए अपने अपने सदस्यों से वचनबद्धता की मांग करते हैं। दोनों प्रलेख इस सिद्धांत को मान्यता देते हैं कि किसी राज्य के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों प्रलेख सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार दोनों के सिद्धांत भी सेम थे।
उनके स्वरूप के विषय में समानता है। राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र में अनेक पूर्ण स्वरूप के विषय में भी कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों संस्थाओं का न तो कोई राज्य था, न ही कोई सरकार माना जाता था। दोनों संस्थाओं के पास कोई वैधानिक शक्ति का भी प्रबंध नहीं था। वैधानिक शक्ति का अभाव यह है कि न तो परसंविधा के अधीन और न ही चार्टर के अधीन विभिन्न देशों या उनके लोगों के लिए बाध्य कानून बनाए जा सकते थे। दोनों प्रलेखों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके आधार पर राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र के देशों के नागरिकों या सरकारों के लिए कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो। दोनों संस्थाओं के पास अपना कोई पुलिस या सैन्य बल भी नहीं था। दोनों ही संस्थाओं के पास अपनी आय के साधनों का भी अभाव था। दोनों ही संस्थाओं को विकसित देशों के वित्तीय योगदान पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार उनका स्वरूप भी सेम था। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना के विषय में समानताएं। प्रस्तावना शब्द का प्रयोग न तो परसंविधा में ही है और न ही चार्टर में ही मिलता है, परंतु दोनों ही प्रलेखों का आरंभ ऐसे शब्दों से होता है जिन्हें निसंदेह इसकी प्रस्तावना माना जाता है। परसंविधा और चार्टर का आरंभ अनुच्छेद प्रथम से होता है, परंतु इन प्रलेखों के अनुच्छेद प्रथम से पूर्व जो कुछ अंकित किया गया, जैसे अपने देश के संविधान में धारा 1 से पहले हमारी प्रस्तावना है, इसी प्रकार इन प्रलेखों के अनुच्छेद से पहले भी कुछ अंकित किया गया है और उसे इन प्रलेखों की प्रस्तावना माना जाता है। इन प्रस्तावनाओं में सदस्य देशों के दृढ़ संकल्प अंकित हैं और इन संस्थाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन भी मिलता है। तो इन दोनों ही संगठनों की जो है प्रस्तावना सेम है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विषय में समानताएं। राष्ट्रसंघ की परसंविधा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को विशेष सम्मान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 18 में और परसंविधा के चार्टर के अनुच्छेद 102 में, दोनों में ये सेम ही व्यवस्था है कि कोई भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था करते समय यूएनओ या राष्ट्रसंघ का सदस्य, चाहे किसी का भी हो, यूएनओ का या राष्ट्रसंघ का हो, उसको राष्ट्रसंघ के सचिवालय से और यूएनओ के सचिवालय से पंजीकृत करवाना होता था। जब तक कोई संधि या समझौता सचिवालय में पंजीकृत नहीं होता था, तब तक संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रसंघ उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जो मांग की जाती थी उसको स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार वो संधि समझौते जब करते थे तो उनको सचिवालय में पंजीकृत करवाना उनके लिए कंपलसरी था। ये दोनों ही व्यवस्थाओं में सेम था। तो इस प्रकार हमने यहाँ यूएनओ की और राष्ट्रसंघ की जो है समानताओं को डिस्कस किया है। इसके बाद जब किसी दो संस्थाएं होती हैं तो उनमें समानताओं के साथ कुछ असमानताएं भी होती हैं। समानताएं तो इसमें केवल नाम मात्र की थी। अब हम इसकी असमानताएं जो बहुत ही व्यापक हैं, बहुत ही विस्तृत हैं, उनका यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार दोनों में अंतर भी बहुत ज़्यादा थे। तो सबसे इसमें हमारा फर्स्ट है, परसंविधा शांति संधि का एक भाग था, परंतु चार्टर एक स्वतंत्र प्रलेख था। राष्ट्रसंघ की परसंविधा स्वयं में एक स्वतंत्र प्रलेख नहीं था। यह तो वर्साई की संधि का एक भाग था जिसे 28 अप्रैल 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। परंतु संयुक्त राष्ट्र का चार्टर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का भाग नहीं था, अपितु एक स्वयं में एक स्वतंत्र प्रलेख है। इस स्वतंत्र प्रलेख को अमेरिकन सीनेट ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सका था, जबकि वह राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन सका था क्योंकि उनकी सीनेट ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार दोनों में ये असमानता है कि परसंविधा जो है शांति संधि का एक भाग था, परंतु चार्टर स्वयं में एक स्वतंत्र प्रलेख है। नेक्स्ट हमारा उच्च संधिकर्ता गुट और संयुक्त राष्ट्र के लोग। परसंविधा और चार्टर में एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि परसंविधा का आरंभ उच्च संधिकर्ता गुट के शब्दों से और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का आरंभ संयुक्त राष्ट्र के हम लोग के शब्दों से होता है। इन शब्दों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का अंतर यह है कि परसंविधा की प्रस्तावना के अनुसार उच्च संधिकर्ता गुट ने राष्ट्रसंघ की परसंविधा को स्वीकार किया था, परंतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना के अनुसार सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा उनकी सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर को स्वीकार किया था और संयुक्त राष्ट्र नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी। परसंविधा में राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों के लोगों का कोई वर्णन नहीं है, परंतु चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के लोगों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि उनकी जनता ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट है हमारा परसंविधा तथा चार्टर की रचना।
संपूर्ण रचना के पक्ष से पर संविधा और चार्टर में महत्वपूर्ण अंतर है। पर संविधा के कुल 26 अनुच्छेद हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के कुल 111 अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों को 19 अध्यायों में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय का वर्णन शीर्षक के अधीन और कई अनुच्छेदों का वर्णन उपशीर्षकों के अधीन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के साथ कोई अंतिका अंकित नहीं की गई है। इस प्रकार दोनों की जो है वो अनुच्छेदों के अनुसार भी इसमें अंतर दिया गया है। उसमें केवल 26 अनुच्छेद हैं और इसमें चार्टर में जो है वो 111 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट हमारा चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का विशेष वर्णन है, जबकि पर संविधा में ऐसी व्यवस्था का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में इस संस्था के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, परंतु उद्देश्य और सिद्धांतों की विशेष व्यवस्था चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 में की गई है। राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन भी पर संविधा की प्रस्तावना में अंकित है, परंतु पर संविधा के किसी अनुच्छेद में इस संस्था के उद्देश्य और सिद्धांतों की विशेष व्यवस्था चार्टर की अनुच्छेद 1 और 2 में की गई है। परंतु राष्ट्र संघ ने अपने उद्देश्य और सिद्धांतों की व्यवस्था किसी भी अनुच्छेद में नहीं की, जबकि यूएनओ ने अपने 1 अनुच्छेद और 2 अनुच्छेद में यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन किया है। सदस्यता के विषय में पर संविधा के अनुच्छेद 1 में ही राष्ट्र संघ की सदस्यता के विषय में व्यवस्थाएं मिलती है। इस अनुच्छेद में जहां राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों का वर्णन किया गया है, वहां राष्ट्र संघ की सदस्यता नए राज्यों को देने के विषय में भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्वशासित अधिराज्य या उपनिवेश राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, परंतु यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 4 में नवीन राज्यों को सदस्यता देने के विषय में व्यवस्था है। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उन्हीं देशों के लिए खुली है जो शांति प्रिय हैं और जो चार्टर के दायित्वों को स्वीकार करते हैं। इस व्यवस्था में यह भी स्पष्ट है कि यदि राज्य या उपनिवेश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के विषय में कोई स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मुख्य स्थानों के विषय में। राष्ट्र संघ का मुख्य स्थान जनेवा में स्थापित किया गया था। जनेवा स्विट्जरलैंड का विख्यात नगर है, जबकि यूएनओ का जो मुख्य स्थान है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क राष्ट्र संघ का विख्यात नगर है। अमेरिका न तो निर्गुट देश और निष्पक्ष देश है। जब सोवियत संघ अस्तित्व में था तब तक अमेरिका एक शक्ति गुट का शक्तिशाली प्रभावशाली नेता था। सोवियत संघ जब टूट गया, समाप्त हो गया, उसके पश्चात अमेरिका की राजनीतिक गुटबंदी से भी मुक्ति नहीं हुई। अब भी कई बार यह मांग की जाती है कि यूएनओ का जो मुख्य स्थान है, मुख्य न्यायालय है, वो किसी अन्य निष्पक्ष और निर्गुट देश में स्थापित किया जाए, क्योंकि अमेरिका न तो निष्पक्ष है और न ही निर्गुट देश है। इस प्रकार मुख्य स्थानों के विषय में दोनों में अंतर है। अक्षेत्रीय व्यवस्थाओं के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की पर संविधा में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान अक्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके निर्माताओं का विचार था कि अक्षेत्रीय संगठन युद्ध को प्रोत्साहित करते हैं, परंतु यूएनओ के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। सदस्य राष्ट्र आत्मा रक्षार्थ ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का आश्रय ले सकते हैं, विशेषतः उस समय जब तक सुरक्षा परिषद उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। सुरक्षा परिषद को यह अधिकार है कि वह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्षेत्रीय संगठनों को आवश्यक और उचित निर्देश देने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट हमारा न्यायशीलता के संबंध में दोनों संगठनों की न्यायशीलता पद्धति में अंतर मिलता है। राष्ट्र संघ की अधिदेश पद्धति केवल शत्रु देशों से छीने गए क्षेत्रों पर ही लागू की गई थी, परंतु न्यायशीलता पद्धति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अधीन 3 प्रकार के क्षेत्र रखे गए थे। अधिदेश प्रणाली के अंतर्गत बचे हुए क्षेत्र, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण शत्रु देशों से छीने गए प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो स्वेच्छा से इसमें रखे जाएं। राष्ट्र संघ के अंतर्गत संरक्षक राष्ट्रों का कार्य केवल संरक्षित प्रदेशों के निवासियों के प्रति न्याय संगत व्यवहार करना था, परंतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के दिन उनका कर्तव्य और दायित्व में संरक्षित प्रदेशों की जनता का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना भी निश्चित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि शासक देशों का यह कर्तव्य है कि वे अपने संरक्षित प्रदेशों का इतना विकास करें कि वे सब शासन के योग्य बन जाए। इसलिए इस व्यवस्था का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, क्योंकि अधिकतर संरक्षित प्रदेश स्वशासित स्वतंत्र देश बन चुके हैं। मानव अधिकारों के संबंध में अंतर। पर संविधा और चार्टर में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चार्टर में मानव अधिकार और मानव गौरव पर विशेष बल दिया गया है। चार्टर की प्रस्तावना में ही मानव अधिकारों का अनुमोदन करने के विषय में संयुक्त राष्ट्र के लोगों का संकल्प अंकित किया गया है।
इसके अतिरिक्त चार्टर के अनुच्छेद 1, 55, 62, 52, 68 और 76 में मानव अधिकारों के विषय में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के विषय से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु राष्ट्रसंघ की संविधान में इस विषय को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक सहयोग। यदि संविधा का संपूर्ण रूप से आकलन करें तो यह तथ्य सामने आएगा कि राष्ट्रसंघ मुख्यतः एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। संविधा में मानव समस्याओं या आर्थिक या सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विकसित करने के लिए के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परंतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि चार्टर ने राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक मानव समस्याओं का समाधान करने के विषय में भी महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। चार्टर के अनुच्छेद 55 से 60 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं जिनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक सहयोग को विकसित करना है। नेक्स्ट है संशोधन विधि के संबंध में अंतर। संविधा में संशोधन करने के लिए और चार्टर में संशोधन करने के लिए दोनों प्रलेखों के निर्माताओं ने संविधा और चार्टर में संशोधन विधि अंकित की है। संविधा की संशोधन विधि इसके अनुच्छेद 26 में है और चार्टर की संशोधन विधि इसके अनुच्छेद 158 में अंकित की गई है। संविधा की व्यवस्था के अनुसार संविधा में संशोधन विधि तभी लागू होगी यदि राष्ट्रसंघ के उन सदस्यों के प्रतिनिधि जो राष्ट्र परिषद का निर्माण करते हैं उस संशोधन का अनुमोदन करें। चार्टर के संशोधन के विषय में ऐसी व्यवस्था नहीं है। चार्टर में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव महासभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकार होना अनिवार्य है, परंतु महासभा द्वारा पारित होने के पश्चात उस संशोधन प्रस्ताव को अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा भी किया जाना आवश्यक है। इन 2/3 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का सम्मिलित होना भी अनिवार्य है, क्योंकि इनके पास वीटो पावर का अधिकार है। कार्यों के विषय में अंतर। कार्यों राष्ट्रसंघ की संविधा की तुलना में राष्ट्रसंघ के चार्टर में के अंगों में कार्यों का अधिक स्पष्ट विभाजन किया गया। राष्ट्रसंघ की सभा और परिषद के कार्यों में अनिश्चितता और संदेह की स्थिति थी, जिसके कारण राष्ट्रसंघ की स्थिति दृढ़ न हो सकी, परंतु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में इस कमी को किसी प्रकार की दुर्बलता के विषय में सावधानी से काम लिया गया। महासभा और सुरक्षा परिषद के कार्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। शांति और सुरक्षा के विषय में निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षा परिषद को प्रदान किया गया है, जबकि महासभा केवल विचार विमर्श और प्रस्ताव ही पारित कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद इसके स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार के कारण किसी विषय पर कार्रवाई करने में असमर्थ हो जाए और विश्व शांति और सुरक्षा संकट में पड़ जाए, तो उस स्थिति में महासभा शांति के लिए एकता प्रस्ताव का आश्रय लेकर महासभा शांति की रक्षार्थ पर उठा सकती है, परंतु इस स्थिति में भी महासभा संबंध विषय पर केवल विचार विमर्श और सिफारिश कर सकती है, क्योंकि कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षा परिषद को ही है। अधिवेशन और मतदान के संबंध में अंतर। राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन और मतदान विधि में भी अंतर पाया जाता है। राष्ट्रसंघ की सभा और परिषद के अधिवेशन अल्पकाल के लिए होते थे। परिषद का अधिवेशन 1 वर्ष में केवल 3 बार आयोजित किया जाता था और सभा के वर्ष में केवल 2 ही अधिवेशन होते थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठकें 14 दिन में 1 बार अवश्य होती हैं। उसे संयुक्त राष्ट्र की निरंतर कार्य करने वाली कार्यपालिका माना जाता है। इसके सदस्यों का एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में रहता है। इसके अतिरिक्त महासभा के अधिवेशन महीनों तक चलते रहते हैं और इसके संकटकालीन अधिवेशन भी आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है शक्तियों के विषय में अंतर। राष्ट्रसंघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्र अधिक शक्तिशाली और प्रभाव संगठन बन गया है। इन दोनों संगठनों की शक्तियों में भी काफ़ी अंतर है। राष्ट्रसंघ किसी देश पर आक्रमण हो जाने पर उसे रोकने के लिए कार्रवाई कर सकता था, परंतु संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने पर ही नहीं कार्रवाई करता, अपितु शांति भंग होने की आशंका या आक्रमण होने की संभावना पर भी कार्रवाई कर सकता है। मतलब युद्ध होने से पहले भी कार्रवाई कर सकता था। राष्ट्रसंघ केवल युद्ध को रोकने पर, युद्ध होने पर ही कार्रवाई करता था। राष्ट्रसंघ शांति भंग करने वाले देश के विरुद्ध केवल आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता था। ये आर्थिक प्रतिबंध भी नाम मात्र ही होते थे, परंतु राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद को सैन्य कार्यवाही करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सदस्य राष्ट्रों से सैन्य बल भी प्राप्त कर सकती है। घरेलू क्षेत्राधिकार संबंधी अंतर। इन दोनों संगठनों में घरेलू क्षेत्राधिकार के विषय में भी अंतर है। इस विषय में राष्ट्रसंघ की संविधा की तुलना में यूएनओ के चार्टर में अधिक व्यापक और स्पष्ट व्यवस्था की गई है।
चार्टर में यह व्यवस्था है कि संयुक्त राष्ट्र किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु इसमें यह व्यवस्था नहीं है कि घरेलू क्षेत्राधिकार का निर्णय कौन करेगा। राष्ट्र संघ में इस विषय की व्याख्या सदस्यों पर नहीं छोड़ी गई थी, अपितु अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर इसका निर्णय लेने की शक्ति परिषद को व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार ये दोनों की असमानताएं थी। निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि राष्ट्रसंघ की पर्ल संविधा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तुलनात्मक अध्ययन से यह सत्य सर्वथा स्पष्ट है कि पर्ल संविधा की अपेक्षा चार्टर अपने उद्देश्यों, सिद्धांतों, संयुक्त राष्ट्र के अंगों का कार्यों और शक्तियों के विषय में अधिक स्पष्ट है। पर्ल संविधा में तो सभा और परिषद के क्षेत्राधिकार को अलग करने वाली रेखा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। राष्ट्रसंघ की परिषद की तुलना में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद अधिक शक्तिशाली है और अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली संस्था है। थैंक यू, हैव नाइस डे।